हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक बेटा। सो अब हम आ गए हैं बैंकिंग चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, राइट। अब हमें करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्रेडिट क्रिएशन के। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया है और पूरा आपने बनाना सीख लिया है कि कैसे उसकी वर्किंग होती है, कैसे टेबल बनेगा, क्या फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो आज हम उससे जुड़े हुए कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं और उसके बाद फटाफट चलेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पे। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछा था, आप लोगों को याद है क्या पूछा था? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री का? यस, द करेक्ट आंसर इज निर्मला सीतारमन। गुड, ओके। तो चलिए आइए हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन के। उससे पहले आप लोग मुझे फटाफट बताइए, फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? ज़्यादा ठंड हो गई है तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कंबल में तो नहीं बैठ गए हैं? कंबल में बैठ के पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट पढ़ना जरूर है, राइट। तो क्रेडिट क्रिएशन के क्या फॉर्मूलाज याद है आपको? क्या था फॉर्मूला? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, राइट। देन टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। उससे भी हम घुमा फिरा के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ये दो ही मेजर फॉर्मूलाज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, राइट। चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको देखते हैं पहले। इनिशियल डिपॉजिट कितना दे रखा है बेटा इसमें हमें? 5000। इनिशियल डिपॉजिट है 5000, टोटल डिपॉजिट है 50000। तो आपको क्या निकालना है? क्या पूछा है उसने? मनी मल्टीप्लायर एंड LRR। चलिए निकाल देते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये फॉर्मूला हमें पता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख के हम मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए रख लेते हैं फिर फटाफट। 50,000 इज इक्वल टू 5,000 इंटू मनी मल्टीप्लायर। देयरफॉर मनी मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विच इज इक्वल टू व्हाट? यस, 10 टाइम्स। तो क्या आया हमारा मनी मल्टीप्लायर? कितना आ गया? 10 टाइम्स। पैसे ने खुद को कितने गुना मल्टीप्लाई किया है? 10 गुना, राइट। देन क्या पूछा है उसने? LRR। अब हमारे पास मनी मल्टीप्लायर है, हम इसको यूज करके LRR निकाल लेंगे। आइए निकाल लेते हैं फिर फटाफट। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/LRR। तो अभी आपके पास मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10। 1/LRR। So what will be your LRR? LRR is equal to 1/10 into 100 which is again what? 10%। कितना आया आपका LRR? 10%। तो हमें दोनों आंसर मिल गए। आपका मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10 टाइम्स, और आपका LRR कितना आया है? 10%, राइट। We are done with the question number 1. Let's move to question number 2 quickly. Yeah, this is the question number 2 with us. Total deposits 80,000, money multiplier 8 times. What is the initial deposit and LRR? अब इसमें दो अलग चीजें पूछी हैं, इनिशियल डिपॉजिट पूछा है और LRR पूछा है। चलिए पहले इनिशियल डिपॉजिट निकालते हैं, वही पिछले वाले फॉर्मूला से। टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। देन टोटल डिपॉजिट इज 80,000, initial deposit not given, money multiplier is 8. So initial deposit will be equal to 80,000 divided by 8 which is nothing but 10,000 and default unit क्या होता है? करोड़। तो initial deposit कितना आ गया बेटा हमारे पास? 10,000 करोड़, right? Are we good? Okay. Then क्या पूछा है और उसने हमसे और पूछा है LRR। LRR कितना है? So money multiplier is equal to 1/LRR, the same formula. 8 is equal to 1/LRR. So LRR will be equal to 1/8 into 100. Now use your mathematics to solve. 4 2s are 4 2s are 5s are 25/2 which is nothing but 12.5%. So your LRR is 12.5% and your initial deposit is 10,000 crore. राइट तो बेटा ऐसे आपको छोटे छोटे MCQ भी आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, राइट। 3 मार्क्स के लिए आएगा तो बहुत ही बढ़िया है, कितना इजी न्यूमेरिकल है। सो आपको एक बेसिक 2 फॉर्मूला पता होंगे तो आप ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ओके, चलें अब हम आगे चलें, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बात करें। चलिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो हमने अब कमर्शियल बैंक की बात कर ली है, कमर्शियल बैंक क्या होता है ये देख लिया है, वो कैसे 10 रुपये से 100 रुपये क्रिएट करता है वो भी हमने प्रोसेस समझ लिया है क्रेडिट क्रिएशन का। अब आते हैं सब बैंकों के पापा पे, फादर ऑफ ऑल बैंक्स या बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। इंडिया में वो फादर कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935, राइट। तो इसके क्या फंक्शन है, क्या करता है ये बैंकों का बैंक? क्या काम है इसका? खाली बैठना नहीं, इसका क्या काम है? इसके बहुत सबसे जरूरी काम जो देश में है बैंक के, वो इसी के है। सबसे पहला फंक्शन क्या है बेटा इसका? सोल करेंसी अथॉरिटी।
सोल करेंसी अथॉरिटी, और इसको और क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इशू, राइट। क्या मतलब है इसका, अभी तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गया, हमें तो समझ में ही नहीं आया कुछ। सोल करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू का मतलब होता है बेटा, ये वो बैंक है जिसके पास सोल पावर है टू प्रिंट करेंसी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में करेंसी SBI, HDFC, ये लोग नहीं नोट छापते। नोट कौन छापता है, करेंसी कौन प्रिंट करता है, RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इनके पास क्या पावर है, नोट छापने की पावर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इशू या सोल करेंसी अथॉरिटी। अच्छा, सिर्फ RBI के पास ही नोट छापने की पावर क्यों है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नोट कौन बनाता है, RBI, कॉइन्स कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अभी आपने देखा क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू इन्हीं नोट्स को या पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो सिर्फ इनके पास ही पावर क्यों है, क्योंकि ताकि हमारी करेंसी में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि लोगों का जो भरोसा है, फेथ है करेंसी सिस्टम पे, वो बना रहे, हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबल रहे, सारी ट्रांजैक्शन जो है कंट्री में वो स्मूथली हो जाए। वरना मान लो हर कोई नोट बनाएगा, अलग अलग नोट नहीं बनेंगे, चूरन वाले नोट लगेंगे फिर तो वो, है ना। तो इसीलिए सिर्फ पावर किसके पास है, RBI के पास। और RBI कैसे नोट छापता है, क्या प्रोसेस होता है नोट छापने का, कैसे छपते हैं नोट? तो जो भी बेटा आपके पास करेंसी होती है, पैसा होता है, दैट इज बैक्ड बाय इक्वल वैल्यू ऑफ असेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू RBI। जब मान लो करेंसी छपवानी है तो मोदी जी या गवर्नमेंट क्या करती है, RBI में कॉल करती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, फ़ोन किया रहेंगे, अरे हमें 1000 करोड़ के नोट चाहिए, RBI वाले बोलेंगे ठीक है हो जाएगा, कल ले जाना 1000 के नोट। क्या ऐसे काम हो जाएगा? नहीं, वो फिर RBI वाले और कुछ बोलेंगे, 1000 के एसेट्स भेज दो, 1000 के नोट छप जाएंगे, ठीक है हम आपको 1000 की फॉरेन करेंसी, 1000 करोड़ की फॉरेन करेंसी या 1000 करोड़ का सोना, जो भी उनके पास होगा वो भेजेंगे, ठीक है, फिर आपको नोट मिल जाएंगे एसेट आने के बाद। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है। क्या RBI क्या करता है, इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट्स मॉर्गेज करता है गवर्नमेंट से या अपने पास लेता है, और उनके अगेंस्ट करेंसी छाप के देता है। वरना करेंसी की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, उसके पीछे वो इक्वल अमाउंट ऑफ एसेट बैक किया है गवर्नमेंट ने, राइट। सो ये होती है नोट छापने की प्रक्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, सोल करेंसी अथॉरिटी, बैंक ऑफ इशू, राइट। गुड, चलिए चलते हैं आगे सेकेंड फंक्शन पे। दूसरा काम क्या करता है हमारा RBI, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब इसमें 3 कैपेसिटी में काम करता है RBI बेटा, एक बैंकर, एक एजेंट और एक सुपरवाइजर। कितनी कैपेसिटी में, 3 कैपेसिटी में, राइट। तो एज अ बैंकर क्या करता है RBI गवर्नमेंट के लिए? तो आप और मैं कौन से बैंक में जाते हैं, बताइए फटाफट। आप और मैं जाते हैं SBI में, HDFC में, जहाँ पे भी हमारा बैंक अकाउंट होता है। गवर्नमेंट कौन से बैंक के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, where do they have their bank accounts? So they have their bank accounts where? In RBI. So जो फंक्शन आपका और मेरा बैंक मेरे लिए परफॉर्म करता है एज अ कस्टमर, वो RBI परफॉर्म करता है फॉर ऑल द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। तो एज अ बैंकर उनके लिए क्या करता है, उनके अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उनके बिहाफ पे कोई पेमेंट करनी है वो कर देता है, अमाउंट को रिसीव करता है, उनके बैंक बैलेंसेस मेंटेन करता है, राइट। सारी बैंकिंग फैसिलिटीज देता है उनको, जैसे हाँ आपके और मेरे बैंक देते हैं। एज एन एजेंट क्या करता है वो, एज एन एजेंट वो क्या करता है, एडवाइस करता है कि पब्लिक डेट को कैसे मैनेज करना है। वो बताता है कि पब्लिक डेट जो लोगों से उधार लेती है सरकार, वो कितना है, वो कैसे मैनेज होगा, कैसे कम होगा, कैसे खत्म होगा, कैसे रीपे करेंगे। एज एन एजेंट वो गाइड करता है उसके बारे में। एज अ सुपरवाइजर क्या सुपरवाइज करता है वो, सुपरवाइजर या फाइनेंशियल, नॉट सुपरवाइजर, रैदर फाइनेंशियल एडवाइजर। एज फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है RBI, एज फाइनेंशियल एडवाइजर RBI एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि कौन से प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना है, किस प्रोजेक्ट या योजना को लागू करना चाहिए, वहाँ पे कितना पैसा डालना है, कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। सो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइसेस देता है RBI, किसको, गवर्नमेंट को। सो इन 3 कैपेसिटी में RBI काम करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। क्या, बैंकर टू द गवर्नमेंट, एजेंट टू द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, राइट। सो ये हमारे फर्स्ट 2 फंक्शन है सेंट्रल बैंक। आई होप आपको क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो हमारा थर्ड फंक्शन क्या है, फंक्शन ही चल रहे हैं अभी, थर्ड फंक्शन की हम ब्रांच बना लेते हैं। हम थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, बताइए। यस, थर्ड फंक्शन क्या है हमारा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकों का बैंक कौन है, RBI, राइट। इस कैपेसिटी में भी वो 4 रोल प्ले करता है। नंबर वन क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कमर्शियल बैंक्स को आप
जैसे कि SBI को, HDFC को, इन सबको पैसा चाहिए, लोन चाहिए, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो किसको अप्रोच करेंगे? RBI को, एंड RBI विल लेंड देम द रिक्वायर्ड मनी. सो RBI एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स. अच्छा, जैसे आपका और मेरा अकाउंट कमर्शियल बैंक में है, ऐसे कमर्शियल बैंक से अकाउंट कहाँ होते हैं? सेंट्रल बैंक में. तो सेम जो हमारा बैंक हमारे लिए करता है वो RBI बाकी बैंक्स के लिए परफॉर्म करता है. ठीक है, उनको लोन देता है जब उनको चाहिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में, राइट. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, आपने पढ़ा है LRR, उसमें मैंने आपको बताया था CRR की कुछ रिजर्व हर बैंक को RBI के पास रखना मैंडेटरी होता है. ये वो रिजर्व है, कैश रिजर्व. तो RBI अपने पास सब बैंकों का कैश रिजर्व संभाल के रखता है, राइट. उनका पैसा अपने पास सेफ गार्ड करता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये क्या करता है? ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट. कैसे? सपोज मान लीजिए ये है एक बैंक HDFC और मैं हूँ एक बैंक SBI. ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे HDFC, जैसे आप है, सपोज मेरे पास आप हैं अरीबा. ठीक है, अरीबा यहाँ पे बैठी है. अरीबा ने क्या किया है? अरीबा मेरी स्टूडेंट है, वो मेरे से ट्यूशन पढ़ती है, बदले में मैं उससे फीस लेती हूँ, राइट. तो अरीबा का जो बैंक अकाउंट है वो है HDFC में, इसमें. ठीक है, और मेरा विन्नी का बैंक अकाउंट है जो वो किस में है? SBI में. अब अरीबा ने क्या किया? मुझे 1500 का चेक काट के दे दिया HDFC का. मैंने वो चेक लिया अरीबा से और अपने SBI में डिपॉजिट कर दिया. तो मेरे अकाउंट में 3 दिन बाद किसने पैसे दिए? SBI वालों ने मुझे वो 1500 रुपये, 1500 रुपीज़ दे दिए. मगर एक्चुअल में वो पैसे किसने देना था? HDFC ने, क्योंकि अरीबा का बैंक तो HDFC है. तो अब क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में क्या होगा कि ये सारी कहानी है, ये सारी बात जब RBI को पता चलेगी, RBI को पता है, तो RBI क्या करेगा? RBI SBI के अकाउंट में 1500 रुपये क्रेडिट कर देगा और HDFC के अकाउंट में 1500 रुपये डेबिट कर देगा. इनसे निकाल के इनको दे देगा और वो बैलेंस कर देगा. ऐसे बेटा एक नहीं, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं. तो उन ट्रांजैक्शंस को RBI ऐसे ही सेटल ऑफ करता है डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके. इनको बोलते हैं इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, राइट. क्लियर है आपको? ओके. सो ये है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. लास्ट क्या है? हमने यहाँ क्या लिखा है? सुपरवाइजर. तो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में क्या काम करता है RBI कमर्शियल बैंक्स के लिए? वो उनके वर्क को सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है, देखता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे, घपलाखोरी तो नहीं कर रहे, है ना. उनको ऑब्जर्व करता है, कोई भी गाइडलाइन हो तो इशू करता है, उनको समझाता है, कॉन्फ्रेंसेस रखता है. तो उस कैपेसिटी में एज अ सुपरवाइजर उनके वर्क को सुपरवाइजिंग करके काम करता है RBI. ओके, ये है RBI का थर्ड फंक्शन. बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, क्लियरिंग हाउस फंक्शन एंड लास्ट सुपरवाइजर, राइट. देन फोर्थ फंक्शन है बेटा हमारे पास यहाँ पे. क्या है फोर्थ फंक्शन? वो फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारी कंट्री में जो फॉरेन करेंसी होती है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, वो किसके पास रहते हैं? कहाँ होते हैं सारे फॉरेन एक्सचेंज? यस, सारे फॉरेन एक्सचेंज रखने का हक किसके पास है कंट्री में? RBI के पास. RBI सारे फॉरेन करेंसी की कस्टडी को मेंटेन करता है, राइट. तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ हैं हमारे सबके? RBI में. जो भी फॉरेन करेंसी है कहाँ पे है? इंडिया की RBI में बैठी है. क्यों है ऐसा? ऐसा 2 वजहों से है. नंबर 1, ताकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको पता ही है कि हम फॉरेन से क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उसका पूरा जो रिकॉर्ड है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है. तो उसमें हमारी एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी चलती रहे, वो ज़्यादा अप डाउन ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. उसकी वजह से क्या होता है, सारा RBI के पास रहता है ये. एंड नंबर 2, ताकि हमारी इंडिया की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबलाइज रहे. बार बार आपकी वैल्यू अप्रिशिएट होती रहती है, जिससे इमेज खराब होती है. तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, वैल्यू थोड़ी स्टेबल रहे, इसीलिए हम ये कस्टडी किसके पास छोड़ देते हैं? RBI के पास. ओके. तो ये हैं 4 मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. नंबर 1, सोल करेंसी अथॉरिटी. नंबर 2, बैंकर टू द गवर्नमेंट. नंबर 3, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर. नंबर 4, custodian of foreign exchange reserves. The main one and the most important one, the last one, controller of money supply and credit, which is also a part of your chapter 9, right? जिसको हम टेकअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप इतना पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए. कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट. और जाने से पहले एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, उसका आंसर चाहिए मुझे. क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देख के नोट कर लेंगे.
क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, अगर हमारे पास मनी मल्टीप्लायर नहीं दे रखा है और LRR हमारा है 25%, तो आप मुझे बताइए मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। और अगर मनी मल्टीप्लायर निकल गया, उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट सपोज आपके पास है 8,000 रुपीज़, तो आपके टोटल डिपॉजिट कितने होंगे। तो ये आज का होमवर्क है आपके लिए, इस क्वेश्चन को करके रखेंगे फटाफट, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले इसका आंसर बताऊंगी, उसके बाद हम करेंगे क्या, यस द लास्ट फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बेटा, बाय।